और आप देखिए एफसीआरए से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएं, संसद में एफसीआरए बिल पेश करने की तैयारी है, लोकसभा में पेश हो सकता है। एफसीआरए संशोधन बिल संस्थाओं को मिलने वाले विदेशी फंड से जुड़ा हुआ यह बिल है। विदेशी फंड पाने वाले एनजीओस पर सख्त निगरानी का इस बिल के जरिए, जो अमेंडमेंट बिल है उसके जरिए प्रावधान किया गया। और गृह मंत्री अमित शाह एफसीआरए बिल पर बोल सकते हैं, यह बड़ी खबर आ रही है। विपक्ष के सवालों का आज गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जवाब दिया जा सकता है। अलग अलग मुद्दों को लेकर ऑपोजिशन पहले से ही यह डिमांड कर रहा है कि गृह मंत्री सदन के भीतर आकर जवाब दें। आज यह मुमकिन है, यह खबर सामने आ रही है क्योंकि अमित शाह एफसीआरए संशोधन बिल पर बोल सकते हैं, यह जानकारी सामने आ रही है। और ऐसे में विपक्ष के सवालों का उनकी तरफ से जवाब भी दिया जा सकता है। तो अब आपके लिए समझना यह बहुत जरूरी है कि आखिर एफसीआरए है क्यों और आखिर क्यों जो विपक्ष है उसकी तरफ से जो विरोध है वो किया जा रहा है। दरअसल फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी कि एफसीआरए, ये इसका पूरा नाम है। एफसीआरए के तहत संस्थाओं को विदेश से फंड मिलता है। एनजीओ, ट्रस्ट, सोसाइटी, धार्मिक संस्थाओं को फंडिंग होती है। एफसीआरए के तहत विदेशी फंडिंग की बाकायदा देखरेख होती है। एफसीआरए कानून में सरकार अब बदलाव करना चाहती है जो मौजूदा अमेंडमेंट है। और देखिए एफसीआरए संशोधन बिल में और क्या खास बातें हैं, इसका ब्यौरा आपके सामने रख देते हैं। और क्या क्या प्रावधान किए जा रहे हैं, किन संशोधनों का जिक्र किया जा रहा है। किसी संस्था का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रद्द होने पर सख्त नियम लागू होंगे। अब संस्था की पूरी विदेशी फंडिंग प्राधिकरण के पास चली जाएगी, यानी एक तरह से सरकार के जिम्मे चली जाएगी। संस्था बंद होने पर संपत्ति सरकार के पास चली जाएगी। केंद्र सरकार एफसीआरए के लिए प्राधिकरण का गठन करेगी। प्राधिकरण चाहे तो यह संपत्ति किसी को बेच भी सकता है। फॉरेन फंड को दूसरे संगठनों को ट्रांसफर करने पर कड़े नियम बनाए गए। नियम तोड़ने पर डायरेक्टर, ट्रस्टी और पदाधिकारियों को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। लाभार्थियों को सालाना ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी होगी, यानी तमाम तरह से विदेशी फंडिंग पर चलने वाले एनजीओस की नकेल कसने की तैयारी। संस्थाओं के लिए क्या गाइडलाइन है, रजिस्ट्रेशन की समय सीमा खत्म होने पर इसे रद्द मान लिया जाएगा। मतलब आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो गया अगर आपने रिन्यू नहीं कराया तो। विदेशी फंड खर्च करने की समय सीमा भी तय होगी। सस्पेंशन में संस्था संपत्ति बेच या ट्रांसफर नहीं कर सकेगी, यह प्रावधान भी किया गया है। इस बिल के कई संशोधनों को लेकर विवाद हो रहा है और ऑपोजिशन इसे कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। तो एफसीआरए संशोधन बिल में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। और कई ऐसी बातें हैं जिनको लेकर विरोध हो रहा है, खास करके विदेशी फंड से बनी संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण वाली जो बात कही गई है, इसको लेकर विपक्ष की तरफ से ऑब्जेक्शन रेज किए गए। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, किस तरह से आप देख रहे हैं, सरकार संशोधन बिल लेकर आ रही है, एफसीआरए एक्ट को और ज्यादा सख्त बनाने की कितनी जरूरत महसूस होती है आज की तारीख में, जब कुछ महीनों पहले ही पड़ोस में बांग्लादेश में जो घटना हुई, जिस तरह से शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ, उसे भी मद्देनजर रखते हुए अगर इस पूरे प्रकरण को देखा जाए, सरकार की तैयारियों को देखा जाए, विपक्ष के ऑब्जेक्शन को देखा जाए, तो नजर क्या आता है? अनम्यूट कर लीजिए सर वीडियो अपना। आपने बहुत संदर्भ के साथ मुझसे सवाल पूछा, मैं उस संदर्भ पर जाऊं उससे पहले समीर भाई एक छोटी सी बात मैं बताता हूं जी। इस देश में जो एनजीओ काम कर रहे थे और जो उनको चाहे देश में पैसा मिल रहा हो या विदेश से पैसा मिल रहा हो, उसका हिसाब किताब का कोई नियम नहीं था। यानी मान लीजिए कि मैं एक संस्था चला रहा हूं और मैं कहूं कि मैंने 80% जो मुझे फंड मिला वो मैंने एक्सपर्ट्स के ऊपर, सेमिनार कराने के ऊपर, कहीं कोई चर्चा करने के ऊपर, अवेयरनेस कैंपेन के ऊपर कर दिया। 80% यानी लोगों को दे दिया। 20% में हम अपना वो जो टेबल, कुर्सी और कोई शामियाना लगा है, माइक लगाना है, वो काम कर लेते हैं। इसको जरा गंभीरता से देखने समझने की जरूरत है। भारत में लंबे समय से एक बड़ा गिरोह काम करता रहा
जिसका काम ही भारत को कमजोर करने का रहा। कैसे कमजोर करने का रहा? नक्सलवादियों को, जो माओवादी आतंकवादी थे, उनको जनता की आवाज बताना। कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में कट्टर इस्लामिक आतंकवाद, उनको जनता की आवाज बताना। पूर्वोत्तर में अलग अलग जगहों पर ऐसे जो अलगाववादी आतंकवादी समूह है, उनको जनता की आवाज बताना। कहीं पर कोई विकास का काम हो रहा है तो मेधा पाटकर जैसे फ्रॉड लोग चले जाते थे और क्या कहते थे कि जनता की आवाज है कि यहां किसी को मिले नहीं। और मैं नाम लेकर बता रहा हूं, सबको खोज कर वो लेख पढ़ना चाहिए। स्वामीनाथन अंकलेसरिया अय्यर हैं, ये मणिशंकर अय्यर जी के भाई हैं, इकोनॉमिक टाइम्स के कंसल्टिंग एडिटर, बहुत शानदार व्यक्ति हैं। जी जी। इन्होंने ढेर सारी रिपोर्ट की जिसमें बताया कि नर्मदा पर क्या कुछ हो रहा है, मेधा पाटकर कितना अच्छा ठीक है काम कर रहे हैं। हर्षवर्धन जी, ऐसे हम अगर इंडिविजुअल केसेस पर चले जाएंगे तो थोड़ा सा वक्त की कमी होगी, लेकिन आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि अभी तक कोई रेगुलेशन एक्ट ही नहीं था, जबकि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट तो अभी इस देश में एग्जिस्ट करता है, और उसके तहत अगर कोई ऐसी देश विरोधी भावना के तहत काम कर रहा है या देश विरोधी काम कर रहा है तो उस पर नकेल कसी जा सकती है। भाई हिसाब किताब तो देना ही पड़ता है ना एनजीओ को भी। मैं दरअसल उसी की बात कर रहा हूं, मैंने इसीलिए संदर्भ दिया कि दरअसल इस देश को कहीं से विभाजित करने, कहीं से गड़बड़ करने और विकास के कामों को रोकने के लिए विदेशी धन का दुरुपयोग होता रहा है। आज एफसीआरए पर कैसे कोई पार्टी कह सकती कि नहीं, इस कानून को मैंने सुना कांग्रेस का बयान, वो कह रहे हैं ड्रैकोनियन लॉ है, इसको हम आने नहीं देंगे। ड्रैकोनियन लॉ मतलब क्या हुआ? आप आइए डिबेट कीजिए, आप बताइए कि कौन सी ऐसी चीज है जो इसमें गड़बड़ है। और विदेशी धन तो किसी भी स्थिति में आ रहा हो तो उस पर बहुत, जिसको कहते हैं ना कि पक्का वाला टैप लगाना चाहिए। सही बात है, वो धन अगर आ रहा है हाँ। तो उसका दुरुपयोग क्यों नेपाल, क्यों बांग्लादेश, क्यों श्रीलंका की तरह नहीं होगा? इसका जवाब शायद देने में विपक्ष अभी तक नाकाम है और ये बहुत गलत छवि जा रही है। बिल्कुल। और हमारे साथ विजय त्रिवेदी जी भी है। विजय त्रिवेदी जी, मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, एफसीआरए कोई आज का नहीं है। 1976 में पहली बार जो ये नया कानून है उसको लागू किया गया था और इसके बाद वक्त वक्त पर इस पर संशोधन हुआ। अब एक बार फिर से इसमें अमेंडमेंट हो रहा है और जिस बात का जिक्र अभी हर्षवर्धन जी की तरफ से किया गया, जो विपक्ष की तरफ से इसे टैग किया जा रहा है ड्रैकोनियन लॉ के तौर पर, कैसे आप इसको देखते हैं, ये जो विरोध हो रहा है इसको लेकर? ये बिल जो है पहले से है और लगातार उसके अमेंडमेंट्स भी बहुत सारे हुए हैं, उसमें बदलाव भी किए गए हैं बहुत सारे, और समय समय पर किया गया। और ये चिंता हमेशा कोई भी सरकार रही हो कि भाई विदेशी पैसे का इस्तेमाल देश को कमजोर करने के लिए नहीं किया जाए। ये कोई नई बात नहीं हो रही है। एक तो ये सरकार की आदत में है कि वो ऐसा काम बताती है कि जैसे पहली बार ही हो रहा है देश में, तो आपने 76 का कहा है तो वहां से चल रहा है और अमेंडमेंट सारे कानूनों में होते रहते हैं। इस कानून की चिंता क्या है? आप दो चीजों में फर्क समझिए। एनजीओज पर एफसीआरए की फंडिंग की देखरेख और ये सब ठीक है, निगरानी होनी चाहिए, लेकिन यही इसी सरकार ने जो राजनीतिक दलों को विदेशी चंदा आना है उसे तो रेट्रो इफेक्ट से पास कर दिया था। तो राजनीतिक दलों को विदेशी चंदा आए उसमें तो आपत्ति नहीं है, लेकिन एनजीओज को विदेशी फंड आए उससे चिंता है। और उसमें मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं इससे सहमत हूं कि कड़े कानून होने चाहिए, निगरानी होनी चाहिए, सबको हिसाब किताब देना चाहिए, लेकिन क्या कानून की जो नेचर है या इंटेंशन है उसमें कहीं कोई पॉलिटिकल वेंडेटा है कि नहीं है? क्या उसका राजनीतिक दुरुपयोग किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? अभी हमने देखा है, बहुत पहले चुनाव हुए तो कुछ पार्टियों के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। एनजीओज में भी बहुत सारे लोगों को फ्रीज किया गया, अलग अलग कितने, जो अभी सरकार ने बहुत सारे एनजीओज को बंद कर दिया है। लेकिन यदि उन एनजीओज को देखा जाए तो उनकी प्रकृति क्या है? क्या वो सारे के सारे राष्ट्र विरोधी है या आपकी राजनीतिक विचारधारा के विरोधी हैं? इन दो चीजों की चिंता हमें करनी चाहिए। और ये भी समझना चाहिए कि ये सरकार हमेशा रहेगी देश में, ऐसा नहीं है। आपकी सरकार चली गई तो हो सकता है कि आपकी विचारधारा वाले जो संगठन हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। तो कानून बनाते वक्त लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट है उसको ध्यान में रखना चाहिए। विदेश के पैसा का भारत को कमजोर करने में किसी भी तरह से इस्तेमाल ना हो, इसका मैं बहुत मजबूत तरीके से समर्थन हूं। लेकिन उस बहाने आप अपने प्रतिद्वंदियों को, आप अपने से विरोधी विचारधारा के लोगों को गले में घंटी बांधने के लिए, गले में फांसी लगाने के लिए इस्तेमाल करें, इस पर चिंता की जानी चाहिए। ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में होना चाहिए, इतना मैं समझता हूं।
ठीक है विजय जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। और अभिषेक जी, मैं आऊंगा आपके पास क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं इसकी लीगल वैलिडिटी को लेकर मेरे मन में, लेकिन उससे पहले आनंद प्रकाश पांडे का रुख कर लेते हैं। आनंद, ये बताइए सरकार की तैयारी क्या है एफसीआरए बिल को लेकर, क्योंकि ऑपोजिशन की तरफ से कुछ ऑब्जेक्शंस किए गए हैं रेज। अब उस पर क्या सरकार बात करने के लिए तैयार है? कोई समझौता होता हुआ नजर आ रहा है कुछ मुद्दों को लेकर, इस बिल के प्रावधानों को लेकर, या सरकार की अभी तक की प्रिपरेशन जो है वो क्या है? कब ये बिल आ सकता है? पूरी जानकारी जरा दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, सरकार इस बिल को लेके एकदम कटिबद्ध है कि इस बिल को लाना है। खुद अमित शाह ने कहा था कि मैं इस बिल को खुद पेश करूंगा और इस बिल पर जो चर्चा होगी उसका जवाब भी दूंगा। और ऐसे में सरकार ने लगातार कोशिश की है कि विपक्ष को भी साथ में लिया जाए एफसीआरए बिल को लेकर, लेकिन उस सहमति नहीं बन पा रही है, जिसके चलते इस बिल को और आगे डिले किया जा रहा है। चर्चा ये थी कि इस बिल को आज सेटअप किया जाएगा लोकसभा में, लेकिन जो रिवाइज लिस्ट है लोकसभा की कार्यसूची की, उसमें भी इस बिल को अभी तक शामिल नहीं किया गया। यानी कि सरकार और विपक्ष के बीच में अभी गतिरोध जो है बना हुआ है। दरअसल इस बिल को लेके कांग्रेस पार्टी समेत कई ऐसे दलों का विरोध है और उनका ये कहना है कि इस बिल से किसी विषय जुड़े हुए संगठन है, जैसे कि एक अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है कि इस बिल को आते हुए सरकार चर्चों पे कब्जा कर लेगी, चर्च की संपत्ति उस पर कब्जा कर लेगी, एनजीओ पे भी कब्जा कर जाएगा। इन तमाम बातों को लेकर जो अफवाह फैलाई जा रही है, सरकार भी चाहती है कि इसको लेकर जो अफवाह है उससे दूर किया जाए। और सरकार का कहना है कि इस बिल के जरिए जो है, अगर विदेशी चंदे से कोई संपत्ति या कोई प्राधिकरण कोई विदेशी संपत्ति से नहीं, लेकिन आनंद एक प्रावधान जिसका जिक्र हो रहा है, जिसको लेकर विरोध भी हो रहा है कि भाई अगर किसी संस्था का, एनजीओ का पंजीकरण रद्द किया जाता है तो विदेशी धन से बनाई गई या अर्जित की गई वो पूरी की पूरी संपत्ति जो है वो सरकार के एक अधिकारी के नियंत्रण में चली जाएगी। मतलब एक तरह से देखा जाए इनडायरेक्टली तो सरकार के कब्जे में चली जाएगी। क्या ऐसा नहीं है? इससे इनकार किया गया है, आप कह रहे हैं अफवाह। देखिए, नहीं, इसकी आड़ में बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही है, मैंने ये कहा। ठीक है। दरअसल सरकार का कहना है कि कोई भी यहाँ पे कोई भी चीज बनती है तो इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो या ऐसे संगठन जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, विदेशी चंदे से जो भी बनी हुई संपत्ति है प्राधिकरण के तहत जाएगी, डायरेक्ट सरकार के अंदर नहीं, लेकिन एक प्राधिकरण के तहत जाएगी। ठीक है आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभिषेक जी से जल्दी से इस पर राय ले लेते हैं। अभिषेक जी, जरा लीगल पर्सपेक्टिव इस पूरे संशोधन बिल का हमें समझाइए, और जिन बातों को लेकर ऑब्जेक्शन किया जा रहा है ऑपोजिशन की तरफ से, जिसमें एक बात यह भी है कि भाई वो प्राधिकरण के कब्जे में चला जाएगा, मतलब रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने भर से बात नहीं बनेगी। अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तो अब तक जितनी संपत्तियां आपने विदेशी फंडिंग से अर्जित की वो भी आपके हाथ से जाएगी। ऑपोजिशन भी इसको लेकर कुछ सवाल रेस कर रहा है। क्या जो संशोधन बिल है अगर ये कानून में बदल जाता है तो यह दिक्कत हो सकती है? क्या वो लूपहोल्स आपको नजर आ रहे हैं क्या कि एक खास विचारधारा से जुड़े एनजीओ जो काम कर रहे हैं उन्हीं को सारी फैसिलिटी मिले, और अगर कोई विरोधी विचारधारा के एनजीओ हैं तो वो ठीक तरीके से काम ना कर पाए? क्योंकि ये एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। क्या इसकी संभावना नए प्रावधानों में नजर आती है? देखिए, प्रावधानों में ऐसी कोई भी संभावना नहीं है। प्रावधान बिल्कुल न्यूट्रल है, किसी की भी विचारधारा हो। आपको देखना है कि फंड्स, जब फॉरेन फंड्स आते हैं एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आते हैं। ये ऑब्जेक्शन लोगों का इसलिए हो रहा है इस बिल पर कि इलीगल, अनएथिकल, इमोरल, एंटी नेशनल एक्टिविटीज और एक्ट्स और एक्शंस जो इस कैटेगरी में आए उसको करने पे रोक है, और इस कारण से आपका एफसीआरए रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। और अगर आप मुझे तो अभी तक डिबेट भी नहीं समझ में आई है ऑब्जेक्शन किस बात का है। कोई आदमी फॉरेन फंड से आया, आप उसको यूज करके एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इंडल्ज किए, और अब आप कह रहे हैं कि ये फंड्स सीज नहीं किया जाए, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट किए वो सीज नहीं किया जाए। ये बात बहुत छोटी सी है और सिंपल है। ऐसा थोड़ी ना क्या ये तो वही बात हो गई कि किसी भ्रष्ट अधिकारी ने भ्रष्टाचार के पैसों से एक इमारत तैयार की, अपना बंगला बनवाया, और फिर जब वो पकड़ा जाए तो कहे कि भाई ये तो हमारा है, ऐसे क्यों ले रहे हो? सीधी बात है ये। और बात है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी अभी क्रिएट करने की। डेजिग्नेटेड अथॉरिटी का प्रोविजन तो था ही उस सेक्शन 14-15 में जो 2020 अमेंडमेंट था। कल की तारीख में हम
आप ये भी छोड़ दीजिए फॉरेन फंडिंग को, आप लेके चलिए जो एनजीओ काम करते हैं, कोई सोसाइटी होता है, कोई रजिस्टर्ड ट्रस्ट होता है, सपोजिंग कोई सोसाइटी है रजिस्टर्ड ट्रस्ट, अब वो अपना काम नहीं कर सकता है, दिस इज अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन, तो ये जब फंड्स पब्लिक है, इंस्टीट्यूशन पब्लिक है, तो सरकार के और अभिषेक जी, जो नया अमेंडमेंट है उसमें एक और बात है, क्योंकि सरकार का यह तर्क है कि इससे पारदर्शिता और ज्यादा आएगी। इसमें बताया गया है कि जो अथॉरिटी है, जो प्राधिकरण है, अगर उसका फैसला गलत लगता है तो जो जिला न्यायाधीश है उसके पास जाकर अपील भी की जा सकती है, इसका भी प्रावधान है। तो फिर जो विपक्ष की तरफ से या फिर कुछ ट्रस्ट और एनजीओस की तरफ से विरोध किया जा रहा है, गतिरोध पैदा किया जा रहा है, वो कहां तक फिर वाजिब है, क्योंकि अपील का भी पूरा प्रावधान दिया गया। देखिए समीर जी, सॉरी समीर जी, यस, देखिए करुणाशंकर जी, सॉरी जी सर, अब आप जवाब पूरा करिए सर। जी, देखिए प्रावधान में कोई कमी नहीं है, लॉ बिल्कुल प्रॉपर है, ट्रांसपेरेंट है, सबको समान अधिकार है। क्वेश्चन ये है कि डोमेस्टिक लेजिस्लेशन में यूएस के भी लेजिस्लेटर पूछ जाते हैं। अब यूएस के लेजिस्लेटर का पर्सपेक्टिव है दिस इज अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी। कोई भी आदमी इसको पढ़कर कभी नहीं बोल सकता है इसमें क्रिश्चियनिटी का कहां से कोई भी तरीके से एंटी क्रिश्चियन कैसे आप बना सकते हैं। The question is not that. The question is funds, इसका मतलब है कि आ रहे थे for designated purposes जिसमें वो यूज नहीं होकर कहीं और यूज हो रहे थे। तो डर उस बात का है कि जिस तरीके से हम फंड्स को इस्तेमाल कर रहे थे, which was not strictly उसी पर्पस के लिए जिस पर्पस के लिए फंड्स आए थे, तो गवर्नमेंट सीज कर लेगी। तो भाई साहब आप इल्लीगल, ठीक है अभिषेक जी, थोड़ा सा आपकी आवाज जो है वो इको कर रही है, अगर आप इसे अगले सवाल तक ठीक कर पाएं, दुरुस्त कर पाएं तो और बेहतर होगा। हर्षवर्धन जी, एक प्रावधान इस बात को लेकर भी है कि किस तरह से आप धार्मिक गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं, कहीं आप धार्मिक कन्वर्जन के लिए काम तो नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर जो ऑब्जेक्शंस हैं और जिसको इसको लेकर जो मन में सवाल हैं उस पर मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि एफसीआरए बिल को लेकर संसद में हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। संसद में आने वाले एफसीआरए बिल का कांग्रेस विरोध करेगी। जो सख्ती सामान्य एनजीओ पर, वैसा आरएसएस पर क्यों नहीं है, ये केसी वेणुगोपाल ने सवाल पूछा है। एफसीआरए बिल को पुराने फॉर्मेट में नहीं लाया जा सकता, केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं। इतना कठोर बिल हम पास नहीं होने देंगे, सुनिए आप। They cannot bring FCRA in that old format at all. Because it is against because RSS can do anything, but no other NGO. This mindset cannot be approved. Therefore, we will oppose it very strongly. We are not going to allow them to pass that type of draconian bills. तो केसी वेणुगोपाल को आपने सुना और उनकी तरफ से साफ कहा गया, उनका ही जो बयान है कि इसका बहुत ही ज्यादा कड़ाई के साथ इस बिल का, इस अमेंडमेंट का हम विरोध करेंगे। यानी कुल मिलाकर इससे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस का जो विपक्ष का रुख है वो इस वक्त क्या बना हुआ है। तो अब आप ये जरा समझ लीजिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हम समझाने की कोशिश करते हैं कि एफसीआरए बिल पर ये जो नया अमेंडमेंट है इस पर अब कांग्रेस का विरोध क्यों हो रहा है। दरअसल विपक्षी दलों, एनजीओ पर दबाव बनाने के लिए ये जो अमेंडमेंट है वो इस बिल में लाया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन रद्द और फंडिंग रोकने की जो प्रक्रिया है उसे मनमाना बताया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। सामान्य एनजीओस पर सख्ती है, लेकिन आरएसएस पर क्यों नहीं, ये सवाल भी विपक्ष की तरफ से उठाया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर एफसीआरए कानून का जो दुरुपयोग है वो भी किया जाए, क्योंकि इसमें बाकायदा कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भी ये तमाम जो प्रावधान है वो लाए गए। पारदर्शिता के साथ साथ फंडिंग की निगरानी हो, ना कि चुनिंदा संस्थाओं की। बाकायदा इसको लेकर ही कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ खास संस्थाओं को टारगेट पर लिया जाए, यह विपक्ष का तर्क है। संस्थाओं, मानवाधिकार संगठनों के कामकाज पर इससे असर पड़ेगा कुल मिलाकर। जी और हर्षवर्धन जी हमारे साथ मौजूद हैं। हर्षवर्धन जी देखिए, एक तो ये आरएसएस वाला मसला जिसे कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाया गया कि भाई सारे नियम कायदे जो हैं वो इन एनजीओस पर लागू हो रहे हैं, आरएसएस पर कोई नियम लागू नहीं होगा क्या। दूसरा, जो धार्मिक गतिविधियां कर सकते हैं लेकिन धार्मिक कन्वर्जन के लिए अगर आप सभाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पर नकेल कसने की कोशिश।
कैसे भेद किया जाएगा? क्योंकि बीते दिनों हमने देखा कि चाहे क्रिश्चियन मिशनरी हो या फिर कुछ इस्लामिक प्रीचर्स हो, उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगे कि भाई असल मकसद कन्वर्जन होता है और दिखाने की कोशिश की जाती है कि हम मानवता के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ अपने धर्म की जो अच्छी बातें हैं वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और क्या इस पर विवाद भी हो सकता है? देखिए समीर भाई, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, छांगुर नाम का एक फ्रॉड, एक फर्जी वाला आदमी करने वाला, जिसकी दुबई से लेकर और ढेर सारे इस्लामिक जो कनेक्शन थे, जो नेटवर्क पकड़ा गया था, उसका साम्राज्य था बहुत बड़ा, और उसमें वो कैसे वो हिंदुओं को मुस्लिम में कन्वर्ट करता था। इस्लामिक के साथ साथ ज्यादा बड़ा खतरा क्रिश्चियन मिशनरी, क्योंकि वो उन इलाकों में काम कर रही हैं। कई बार इस्लामिक ज्यादा दिखता है क्योंकि उसका हल्ला ज्यादा हो जाता है। आप अमेरिका से जिस तरह का बयान आ रहा है FCRA पर, आप उसको समझे तो समझ में कई आएगा। सीनेटर्स ने विरोध कर दिया है। क्या करें? मैंने कहा कई सीनेटर्स ने विरोध कर दिया अमेरिका का। जी, मैं वही कह रहा हूं कि इसको समझिए कि कहां ये किसके पूंछ पर पांव पड़ा हुआ है, कौन से सांप की पूंछ पर पांव पड़ गया है। वो सांप जो दुनिया के हर देश में ये काम करता है, वो भारत में भी ये काम करता है, और क्रिश्चियन मिशनरी लगातार ये काम कर रही है। उनको तो विदेशी पैसे चाहिए। अच्छा, हिंदू कहीं न कन्वर्ट कराने जा रहे हैं, न कुछ कर रहा है। एक और तथ्य जरूरी है इस डिबेट में, मैं इसको बता दूं। संघ जब रजिस्टर्ड ही नहीं तो FCRA से कैसे ले लेगा पैसा भाई? किस तरह की बात करते हैं, उनको सामान्य समझ नहीं। और अगर संघ से जुड़ा हुआ कोई संगठन, संघ कोई विदेशी चंदा नहीं लेता, इसको पहले साफ साफ समझिए। संघ से जुड़ा हुआ कोई संगठन ले रहा है तो जाहिर है वो उन पैमानों पर, उसके आधार पर, वो जो भी उसका तरीका होगा उस पर ले रहा हो। ठीक है, इतने बड़े कांग्रेस के नेता इस तरह से बोलते हैं, यानी कि आपका यह तर्क है कि अगर सरकार चाहती कि और ज्यादा पारदर्शिता हो, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा यह मसला है, तो इतना हो हल्ला करने का मतलब क्या है?